Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about language parts. आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाषा के अंग के बारे में कि कोई भी भाषा होती है उसके कितने अंग होते हैं, मौखिक भाषा के कितने अंग होते हैं, वर्ण, शब्द एंड वाक्य अर्थात सेंटेंस किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं भाषा के अंग। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा संस्कृत शब्द के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है स्पष्ट वाणी अर्थात स्पष्ट रूप से बोलना। तो भाषा का अर्थ है मनुष्य अपने विचारों को, मनुष्य अपने मनोभावों को, अपने विचारों को जिस माध्यम से दूसरों को व्यक्त करता है अर्थात दूसरों को बताता है और दूसरों के मनोभाव को जिस माध्यम से, जिस साधन से खुद स्वयं समझता है उसे हम भाषा कहते हैं। अर्थात विचार संप्रेषण का साधन ही भाषा है, विचार विनिमय का माध्यम ही भाषा है। मतलब अपनी भावनाओं को दूसरों को समझाने का और दूसरों की भावनाओं को खुद ग्रहण करने का जो साधन है उसी का नाम है भाषा। चलिए अब देखते हैं भाषा के अंग। भाषा के कितने अंग होते हैं। तो कोई भी भाषा वर्ण, शब्द और वाक्य से मिलकर के बना होता है। कोई भी भाषा जब हम अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं तो हम वर्ण, शब्द और सेंटेंस का सहारा लेते हैं। अर्थात सेंटेंस वाक्यों के माध्यम से हम अपने विचारों को समझाते हैं तो वाक्य जो है वो वर्ण और शब्द से ही मिलकर के बना होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भाषा के अंग। तो लिखित भाषा के, चलिए आज हम लोग सिर्फ देख लेते हैं लिखित भाषा के कितने अंग होते हैं। तो लिखित भाषा के 3 अंग होते हैं। लिखित भाषा के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। अर्थात भाषा के जो प्रकार है उसमें लिखित भाषा के 3 अंग होते हैं। फर्स्ट हम लोगों का आता है वर्ण जिसे हम अक्षर कहते हैं। फर्स्ट है वर्ण, सेकंड है शब्द, सेकंड आता है शब्द और थर्ड है हम लोगों का वाक्य। ध्यान देंगे, फर्स्ट वर्ण अर्थात लेटर, सेकंड शब्द अर्थात वर्ण और वाक्य अर्थात सेंटेंस। तो इस प्रकार से भाषा के 3 अंग होते हैं। मतलब लिखित भाषा के 3 अंग होते हैं। फर्स्ट वर्ण या अक्षर, सेकंड है शब्द अर्थात वर्ड और सेंटेंस मतलब वाक्य। तो चलिए हम लोग इसी पर आज विचार कर लेते हैं कि व्हाट इज वर्ण एंड शब्द एंड सेंटेंस अर्थात वाक्य। तो चलिए देखते हैं वर्ण किसे कहेंगे। फर्स्ट नंबर पर हम लोग आ जाते हैं वर्ण किसे कहा जाता है। वर्ण किसे कहा जाता है? तो वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर जिसको लेटर बोला जाता है। तो आज हम हिंदी भाषा के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर हिंदी में वर्ण किसे कहेंगे। वैसे तो अक्षर लेटर को ही हम लोग वर्ण कहते हैं, लेकिन आज हम हिंदी की ही बात कर लेते हैं कि किसे हम वर्ण हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत किसे वर्ण कहेंगे, किसे शब्द कहेंगे और किसे वाक्य कहेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं वर्ण अर्थात लेटर। तो इसका अर्थ है अक्षर। जैसे आप लोगों ने पिछले क्लास में नर्सरी KG 1 KG 2 या फिर तो क्लास 1 क्लास 2 में पढ़े होंगे वर्ण अक्षर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह अक्षत्र ज्ञ ड़ ढ़ श्र। तो इस प्रकार से जो अक्षर पढ़े हैं उसी का नाम वर्ण है अर्थात उसी को वर्ण कहते हैं। और एक देख लीजिए ध्वनि चिन्ह अर्थात ध्वनि के चिन्हों को भी हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। अब देखिए क्या ध्वनि चिन्ह होता है। तो जब भी हम लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो मुंह से कुछ ध्वनि निकालते हैं। जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो मुंह से कुछ क्या निकालते हैं? ध्वनि अर्थात आवाज़ निकालते हैं। तो उस आवाज़ को हम लोग जिस चिन्ह के रूप में व्यक्त करते हैं, जिस साधन के रूप में हम लोग लिखते हैं, जिस स्टाइल से, उसी का नाम है ध्वनि चिन्ह। जैसे मैं अपने मुँह से ध्वनि या आवाज़ निकाली, जैसे मैं बोली क तो मैं लिखी क, जैसे मैं बोलती हूँ म तो मैं लिखी म। तो जो भी मैंने अपने मुंह से ध्वनि अर्थात आवाज़ निकाली है तो उसका मैंने चिन्ह भी यहाँ पर व्यक्त किया है। तो इसी ध्वनि चिन्ह का नाम है वर्ण अर्थात तो अक्षर को ही हम लोग वर्ण कहेंगे और ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। और ध्यान देंगे कि शब्द की सबसे छोटी इकाई को भी हम वर्ण कहेंगे। अब देखिए व्हाट इज शब्द की सबसे छोटी इकाई। तो देखेंगे शब्द की सबसे छोटी इकाई, जैसे मैं एक शब्द लेती हूँ कमल, जैसे एक शब्द है कमल, नमन,
आप कुछ भी शब्द ले सकती हैं, जो मन लगे वो शब्द ले सकती हैं। तो जैसे मैं ली हूँ कमल, तो अब देखिए इसको मैं अलग करती हूँ, इसको अलग अलग करती हूँ, वर्णों के रूप में तोड़ती हूँ। तो देखिए क प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ओके, क प्लस म, यहाँ पर देखेंगे क प्लस अ को अलग कर देते हैं, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ये हम लोगों का हो गया कमल। क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसको हमें फास्ट बोलना है क्योंकि ये हाफ है। तो इस प्रकार से देखिए कि एक शब्द में यहाँ पर एक शब्द है कमल, तो कमल शब्द में इसमें हम लोगों के 6 वर्ण हैं, 6 अक्षर हैं, 6 वर्ण हैं। और यही देखिए जो शब्द की सबसे, ये शब्द जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिल करके बना हुआ है। कमल जो है 6 छोटी छोटी इकाइयों, 6 वर्ण से मिल करके बना है। या फिर तो हम इसे डायरेक्ट देखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आ को अलग नहीं करते हैं तो क प्लस म प्लस ल, तो इस प्रकार से अगर सीधा देखें तो कमल हो गया। व्याकरणिक दृष्टि से देखेंगे तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि वर्णों के सार्थक समूह से शब्द का निर्माण हुआ है। मतलब बोलने का सीधा अर्थ है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई, छोटी छोटी इकाइयों से मिल करके ये शब्द बना हुआ है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े भी हम नहीं कर सकते तो उसे हम वर्ण कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क यहाँ पर एक वर्ण हुआ, अ एक वर्ण है, म और अ ल अ, ये सभी एक एक वर्ण है। अर्थात शब्द की सबसे छोटी इकाई क भी हमारा एक वर्ण है, यहाँ पर अ भी वर्ण है, ये अ भी वर्ण है, ये ल भी वर्ण है। अर्थात शब्द की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। बोलने का सीधा अर्थ है कि वर्ण इक्वल अक्षर, और उसी को बोला जाता है ध्वनि चिन्ह, और उसी को ही बोला जाता है शब्द की सबसे छोटी इकाई। और हिंदी वर्णमाला की दृष्टि से अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ अ क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ठ ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह अक्षत्र ज्ञ अरि अड़ श, जो कि आप लोग जानते हैं उन्हें ही वर्ण कहा जाता है। जैसे हम इंग्लिश की बात करेंगे तो ABCDEFGHIJKLMNOP QRST UVWXYZ, इस प्रकार से वर्ण होती है अर्थात लेटर। अब जस्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। वर्ण तो समझ में आ गया कि लिखित भाषा के 3 अंग होते हैं, अर्थात भाषा के 3 अंग होते हैं लिखित भाषा के। फर्स्ट वर्ण अर्थात अक्षर। अब देखते हैं सेकंड शब्द। अब शब्द किसे कहते हैं? वर्ण तो हमको पता चल गया, ध्वनि चिन्हों को हम वर्ण कहेंगे। अब सेकंड देख लेते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द अर्थात वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्णों के शब्द किसे कहेंगे? तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे। वर्णों के, अक्षरों के, वर्णों के ध्वनि चिन्हों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे। जैसे शब्द मैं एक ले ली हूँ महक, एक शब्द है महक अर्थात महकना। आप कमल ले सकते हो, नमन ले सकते हो, और जो मन लगे उस शब्द को आप ले सकते हो। तो देखिए वर्णों के सार्थक समूह को हम, जैसे एक और लिखिए नमन। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे जिसका कोई अर्थ निकले। मतलब बोला जा रहा है कि हम वर्णों को जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं। वर्णों को 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़ करके हम शब्द का निर्माण करते हैं। लेकिन वर्णों को जोड़ते समय हमें इस बात का ख्याल रखना है कि उसका कोई सार्थक अर्थ निकले। कोई भी हम शब्द बनाए तो उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, निरर्थक का कोई मतलब नहीं होता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे यहाँ पर देखिए महक अर्थात महकना, नमन मतलब नमस्कार करना। तो ये सार्थक अर्थ वाले मतलब वर्णों को जोड़ करके यहाँ पर देखिए म प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस क प्लस अ, 6 वर्णों को जोड़ करके हम लोग महक का निर्माण किए हैं, जो कि एक शब्द है जिसका एक सार्थक अर्थ है। और देखिए न प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस न प्लस अ इक्वल नमन। जैसे कल को, कल एक शब्द है तो इसमें बोलेंगे क प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो इस प्रकार देखिए जैसे कल है 2 वर्णों को या फिर तो हम 4 वर्णों को डायरेक्ट देखेंगे तो 2 वर्ण दिख रहे हैं, और व्याकरणिक दृष्टि से देखेंगे तो क प्लस अ प्लस ल प्लस अ 4 वर्ण दिख रहे हैं। तो ये सार्थक समूह है। कल मतलब कल होता है या तो बीता हुआ या फिर तो आने वाला, तो इसका एक सार्थक अर्थ है, तो इसे हम शब्द कहेंगे। और मान लीजिए इसको मैं लिख देती हूँ ल को इधर करके ल और क, तो अगर इसका सार्थक अर्थ लक मतलब गुड लक, अगर इसका सार्थक अर्थ निकल जाता है तो ये भी शब्द के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर इसका अर्थ नहीं निकलता है तो ये शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए महक है, तो यहाँ पर अगर इसको मैं ह
क और म। इसको मैं इधर उधर अलग अलग कर देती हूँ, जैसे ह को पहले लिख दी, फिर इधर क को लिख दी हूँ, फिर म को लिख दी हूँ, मतलब उटपटांग लिख दी हूँ, वर्ण को जोड़ दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए हकम, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है, तो यह शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर इसका आप सार्थक अर्थ जान रहे होगे तो यह शब्द के अंतर्गत आएगा। अर्थात बोलने का सीधा अर्थ है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों के सार्थक समूह को, व्यवस्थित तो हो बट सार्थक भी हो, तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे जिसका कोई अर्थ हो। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि शब्द किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। अब थर्ड देख लेते हैं, सेंटेंस। थर्ड है हमारा वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। किसको? शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है जिसका कोई अर्थ हो, अर्थात कोई उसका अर्थ निकले, विशेष अर्थ निकले या सिंपल अर्थ निकले, लेकिन उस सेंटेंस का कोई अर्थ निकले तो उसे हम वाक्य कहेंगे। जैसे देख लेते हैं, एक वाक्य बना लेते हैं, राम ने आम खाया। राम ने आम खाया। या फिर तो हम लोग दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं, राम विद्यालय में गया। राम विद्यालय में गया। यहाँ पर देखिए कि राम एक शब्द है, विद्यालय एक शब्द है और में एक शब्द है और गया भी एक शब्द है। अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को अर्थात शब्दों को मिला करके हम एक वाक्य का, सेंटेंस का निर्माण किए हैं जिसका कोई अर्थ है कि राम विद्यालय में गया। राम कहाँ गया? तो विद्यालय में गया, मतलब ये स्पष्ट अर्थ वाला है। तो शब्दों के सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पर एक डाउट है, जैसे आप बोलेंगे कि ये तो कारक चिन्ह है, शब्द नहीं है। तो कारक चिन्ह तो ये है ही, कारक चिन्ह में या पर सप्तमी विभक्ति का है, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा देखिए कि जैसे में है, तो जैसे मैं बोलती हूँ में, तो माँ और ए को जोड़ेंगे तो में होगा। अगर बिंदी है तो उसमें हम अंग की मात्रा को ऐड करेंगे, तभी तो वर्णों को हम जोड़ें, तभी बना। जैसे देखिए, को, कर्ता ने कर्म को वाला को देख लेते हैं, कारक चिन्ह वाला को। तो जैसे देखिए, क प्लस ओ इक्वल को, तो देखिए यहाँ पर मैं वर्णों को जोड़ी हूँ, अर्थात वर्णों को हम लोग जोड़े जिसका कोई अर्थ हुआ तो वो भी हम लोग का शब्द के अंतर्गत ही आएगा। अर्थात बोलने का सीधा अर्थ है कि जो कारक चिन्ह है वे भी शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग शब्दों को जोड़ करके जिसका कोई सार्थक अर्थ है वाक्य का निर्माण किए हैं। अर्थात बोलने का सीधा अर्थ है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है जिसका कोई अर्थ हो। यहाँ पर देखिए, राम विद्यालय में गया, इसका एक अर्थ है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 जो है, 4 शब्द वर्ड मिल करके सेंटेंस का निर्माण किए हैं जिसका एक सार्थक अर्थ है। अगर हम लोग इसको उटपटांग तरीके से लिख देते हैं, जैसे देखिए, गया राम में विद्यालय, गया राम में विद्यालय। अगर हम लोग इसको देखिए आगे पीछे उटपटांग तरीके से लिख देते हैं, तो अगर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे गया राम में विद्यालय, इसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक चीज़ें हैं, निरर्थक सेंटेंस है, तो यहाँ पर देखिए इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम वाक्य नहीं कहेंगे। अगर इसको हम लोग और अच्छे से तरीके से कोई अच्छा सेंटेंस बना लेते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, तो उसे हम वाक्य कह सकते हैं। अब इस प्रकार से हमने सीखा आज भाषा के अंग। तो लिखित भाषा के 3 अंग होती हैं। फर्स्ट होता है वर्ण, सेकंड होता है शब्द, थर्ड होता है वाक्य। फर्स्ट होता है हम लोग का वर्ण, सेकंड शब्द और थर्ड होता है वाक्य। तो इस प्रकार से हमने आज भाषा, लिखित भाषा के अंग सीखे। आप मौखिक भाषा के अंग के बारे में बात करेंगे तो इन्हीं तीनों को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग लिखते हैं उसी प्रकार से हम बोलते हैं, जो बोलते हैं उसी को हम लिखते हैं। ओके, अब इसके बाद अगर थर्ड की बात करें सांकेतिक भाषा की, तो सांकेतिक भाषा को आपको खुद स्वयं ही समझना होगा कि उसके कितने अंग होते हैं और किस किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि इशारे का कोई रंग रूप नहीं होता है कि आप सामने वाला को किस प्रकार से संकेत कर रहे होगे। तो इस प्रकार से हमारा आज भाषा के अंग यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।